वक्त हो गया है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड वासियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल उत्तराखंड के दूर दराज गांवों तक पहुंचेगी सड़कें। 250 तक आबादी वाली बसावटों में ये सड़कें पहुंचेंगी। 250 तक की बसावटों को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। PMGSY के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी की गई है। 1490 सड़कों के निर्माण को सर्वे भी पूरा हुआ है। 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी। योजना के पहले 3 चरण पूरे हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में न्यूनतम 250 तक की आबादी वाले बसावटों यानी इलाकों को 12 सड़क से जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके क्रम में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने 8750 किलोमीटर लंबी 1490 सड़कों के निर्माण का सर्वे पूरा कर लिया है। बिना सड़क वाले गांवों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी। सन 2000 में योजना के प्रथम 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम 250 की आबादी वाले गांवों की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। अब केंद्र सरकार ने योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम 250 तक की आबादी वाली सभी बसावटों को सड़कों से जोड़ा जाना है। और इस गाइडलाइन के आधार पर उत्तराखंड में कुल 8750 किलोमीटर लंबी 1490 ग्रामीण सड़कों का सर्वे पूरा भी हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये एक अच्छी खबर है उत्तराखंड वासियों के लिए, न केवल उत्तराखंड वासियों के लिए बल्कि सैलानियों के लिए भी जो जाते हैं, और अब उन्हें सड़कों से और अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं और राज्य के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंकित, लगातार ही जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले यहाँ का जो विकास है उसका नाम आता है, क्योंकि जब जब देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। और अब जिस तरह से चौथे चरण का काम उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए ये अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि वर्ष 2000 में एक सर्वे हुआ था और जो जनगणना थी उसके आधार पर लगातार ही जो दूर दराज वाले क्षेत्र है वहां पर हमने देखा है कि वहाँ जो लोग रह रहे थे उनके पास सड़क नहीं थी, जिससे कहीं ना कहीं वो वहाँ दिक्कत का सामना कर रहे थे। और अब जब से हमने देखा है कि मोदी सरकार उत्तराखंड में एक के बाद एक विकास कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से जनता से वायदे किए थे वो वादे पूरा करने का भी अब समय आ गया है। यानी अब जो विकास कार्य होने हैं वो उन सबकी पहल हो रही है। साथ ही साथ जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर आबादी नहीं यानी 250 कुल बसावट है, वहाँ पर सड़कें नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर सड़कें बनाने की योजना शुरू हो गई है। अंकित, संजय, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी, अगर सड़कों का निर्माण होता है तो इन निर्माण के वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बढ़ जाती है। लोगों के आने जाने से लेकर के जो माल ढुलाई है उसका भी उस पर फर्क पड़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं इसका आगे चल करके हम ये भी मानकर चले कि थोड़े जो दाम बढ़ जाते हैं। अगर आप सैलानी के तौर पर वहाँ जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो जो मैगी आपको अन्य राज्यों में 30 से 40 रुपये मिलती है, कई बार वो 50 से 60 रुपये में मिलती है, क्योंकि वो चढ़ने का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगर सभी जगहों पर जोड़ा जाएगा तो कुछ महंगाई पर भी काबू हो पाएगा कनेक्टिविटी के साथ। बिल्कुल अंकित, भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते वर्ष में जिस तरह से 4 धाम यात्रा चली है और जो श्रद्धालु उत्तराखंड के पहाड़ों में यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनकी कई बार इस तरह की शिकायतें आई है कि जो पानी की बोतल 20 रुपए की है, लेकिन पहाड़ों में वही बोतल 30 से 35 रुपए की मिली है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का फर्क पड़ता है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक यानी मैदानी जिलों से जो सामान जाता है, खाद्य पदार्थ जाते हैं, पहाड़ों तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो जाता है कि जबरन कहीं ना कहीं जो दुकानदार होता है वो महंगे बेचने पर मजबूर हो जाता है। और जो जिस तरह से भी सड़क बनाने की योजना है, हालांकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़कें बन रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज पर भी फर्क दिखाई देगा और आने वाली 4 धाम यात्रा किस तरह से सुगम होगी, कहीं ना कहीं यात्री खुद इसको बयां करेंगे। जी संजय, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, और पहाड़ों पर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने खुद भी महसूस की है कि अगर आपको बैंडेज की भी ज़रूरत पड़ती है तो भी आपको कई किलोमीटर नीचे या ऊपर चढ़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी आसान हो जाएंगी लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि अभी हम कई बार देखते हैं
कि लोगों का रेस्क्यू करके ऊपर से लाना पड़ता है, 4 लोग उनको कंधों पर बैठा करके या फिर किसी चारपाई पर बैठा करके लेकर आते हैं, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। तो अगर सड़कें बन जाती हैं तो वो स्वास्थ्य सेवाएं कितनी सुदृढ़ हो जाती हैं। देखिए अंकित, पहाड़ों के जो 3000 से फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर स्वास्थ्य सेवा की जो बदहाली है वो कई बार उनका जिक्र आता है, क्योंकि जब वहां पे किसी भी व्यक्ति की, महिला की ज्यादातर तबियत खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं टोली के सहारे से उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। और इस दौरान कई घटनाएं ऐसी भी सामने आई है कि जो महिलाएं होती है वो दम तोड़ देती है। यानी इसका असर साफ देखा जा सकता है कि सड़क ना होने के चलते वहां पर जो महिलाएं होती है या फिर किसी भी तरह की लोगों को परेशानी होता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब इस तरह से सड़क बनाने की योजना है, उस योजना से कितना पहाड़ वासियों को फायदा होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अंकित, संजय, कितने गांवों को इससे जोड़ा जा रहा है और कितने हजार या लाख लोगों को खासा फायदा वहां के जो मूल निवासी हैं उनको होने वाला है? देखिए सन 2000 में पहला सर्वे हुआ था और उसके बाद सन 2011 की बात की जाए तो एक बार फिर वहां की जनगणना हुई है। और पहाड़ी क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जो गांव होते हैं वो दुर्गम होते हैं, यानी डंडी कट्टी के सहारे से भी वहाँ लोग चलते हैं। और स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी खासकर परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल चलने से पहले कई कई घंटों का सफर तय करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने स्कूल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इन सड़कों के बनने के बाद बच्चों को भी इसका खासा फायदा होगा, क्योंकि जब गांव तक सीधी सड़क जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोग होंगे उनको इसका अधिक लाभ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। 30 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। जोरों पर चार धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस के पूरी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश की है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक भी की है। यात्रा रूट पर डॉक्टरों की तैनाती भी रहेगी। दरअसल चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि चार धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री भी चार धाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। यात्रा रूट पर डॉक्टरों की तैनाती और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कार्य भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के अस्पताल भी रन किए जा रहे हैं, जिसमें कि आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। सरकार की पूरी कोशिश है कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जा सके। मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर ली। हम ये कह सकते हैं कि चार धाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। चारधाम यात्रा 2025 शुरू होने में अब लगभग 1 महीने का समय बचा है, जिसके चलते राज्य सरकार के विभिन्न विभाग यात्रा की बेहतर व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तो वहीं यातायात निदेशालय ने चारधाम यात्रा रूट के विभिन्न जिलों से मेन पावर की डिमांड भी मांगी है। उत्तराखंड यातायात निदेशक NS नपलचाल ने बताया है कि क्रेन्स, मोटरसाइकिल दस्ते और इक्विपमेंट्स और मैन पावर को विगत सालों से जो डिमांड पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा 2025 यात्री और श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए यातायात निदेशालय हर संभव प्रयास कर रहा है। देखिए, ऐसा है, विगत वर्षों की बात ही जो चारधाम यात्रा में जो यातायात पॉइंट ऑफ व्यू से सुचारू यातायात के लिए जो जिले हमारे इक्विपमेंट्स, मैन पावर वगैरह, जिसमें क्रेन्स वगैरह है, मैन पावर है, मोटरसाइकिल के दस्ते वगैरह होते हैं, जो डिमांड जिलों से आएगा तो हम अन्य जो जनपद है जहाँ पर चारधाम यात्रा विशेषकर जो कुमाऊं वगैरह है, तो उसको हम जो जनपदी पुलिस के जो अधिकारी है, SSP, SPs, उनसे और रेंज से समन्वय करके उनको अभी हमने उसकी डिमांड मांग ली है। तो अभी हमारे पास करीब 20-25 दिन का समय अभी है, मतलब यदि कम से कम तो हम लोग उसको कर लेंगे। देखिए, ऐसा है, विगत
चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है और आप इस और मेरे देख पा रहे हैं 30 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। सीएम धामी ने विभागों के साथ बैठकें भी कर ली हैं। यात्रा को विधिवत रूप से संचालित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए होम स्टे और होटल भी बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास की जगहों को डेवलप किया जा रहा है। चारधाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस यात्रा में इस बार कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। खासकर रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स के लिए सख्त नियम लागू होंगे। अब उन्हें मंदिर परिसर में वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर परिसर में वीडियो बनाते पकड़े जाने पर बिना दर्शन के ही वापस लौटा दिया जाएगा। तो यानी ये जो बड़ी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और ये एक अच्छी व्यवस्था के तौर पर हम भी देख पा रहे हैं। अगर आप खुद भी इंजॉय करने गए हैं, दर्शन करने गए हैं, तो सिर्फ कैप्चर मत कीजिए मोमेंट्स को, बल्कि अपनी आंखों में कैप्चर कीजिए उस पल को, क्योंकि आंखों के जो कैप्चर किए गए पल हैं वही जीवन भर रहते हैं। मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कई बदलाव हुए और एक महत्वपूर्ण बदलाव जो फोटोग्राफर्स या यूँ कह लें कि जो यूट्यूबर्स हैं, रील बनाने में बड़ा फील करते हैं कि वही सब कुछ मज़ा है, उनके लिए प्रतिबंध एक तरीके से लगा दिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और ख़ासतौर पर वहाँ के निवासी इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर अंकित, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसको लेकर अब राज्य सरकार यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ही समय समय पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और राज्य सरकार ने अब एसओपी भी जारी कर दी है, कई नियम लागू किए हैं, क्योंकि बीते वर्ष जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है वो सबने देखा है। और इस बार जिस तरह से एसओपी में कहा गया है कि अगर जो मंदिर परिसर होगा वहां पर आप किसी तरह का जो यूट्यूबर होते हैं या फिर रील बनाते हैं, इससे कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचती है, इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आप मंदिर परिसर में इस तरह रील बनाते हैं या फिर किसी तरह का ब्लॉग बनाते हैं, उसको लेकर वहां उस पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ उस श्रद्धालु को उस वहां पर दर्शन भी नहीं करने दिए जाएंगे। इसके अलावा जो वहां के नियम होंगे, यानी जो श्रद्धालु होंगे, एक दिन में करीब 2000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे, खासकर अगर केदारनाथ की बात की जाए तो। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जगह जगह पर वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो और वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचे, इनका विशेष ख्याल रखा गया है। अंकित, यात्रियों की संख्या को लेकर के भी आप बड़ी बात कर रहे हैं, तो क्या ये मंदिर में प्रवेश को लेकर के यात्रियों की संख्या है या फिर कुछ इलाकों के लिए पूरा एसओपी तैयार किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर? देखिए, सबसे पहले अंकित हम केदारनाथ की बात कर लेते हैं कि बीते वर्ष जिस तरह से वहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिससे कहीं ना कहीं कई तरह की घटनाएं भी हुई थी। और जब वहाँ मंदिर परिसर में लोग पहुंच जाते हैं, पर्यटक श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, वहाँ का एक सीमित संख्या का दायरा रखा गया है, यानी जो दर्शन करने वाले लोग होंगे वो एक समय में एक दिन में 2000 लोग ही दर्शन कर सकेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत ना हो और जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। अंकित, संजय, जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था वहाँ की गई है? और होटल्स को लेकर के, क्योंकि दाम जो हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। जो आप अगर ऋषिकेश है, मैं तो बहुत छोटी जगह की बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत ऊपर पहुँचने की बात कर रहे हैं पहाड़ों पर। यहाँ पर अमूमन अगर देखें आप तो होटल के जो किराए होते हैं 1500-2000 के आसपास होते हैं, जो ठीक ठाक होटल कहे जाते हैं। लेकिन वही आप सैटरडे संडे में चले जाइए, बढ़ करके 3500, 4000, 6000 तक हो जाते हैं। और अब तो गर्मी में जाइए तो 6000 से भी ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या इसको लेकर के सरकार की कोई नीति है जिससे कि काबू किया जा सके कि दाम जो है एक फिक्स हो जाएं, जो ऐसा ना हो कि जब जो सीज़न आए और त्यौहार का तो उस पर बढ़ा दिया जाए अचानक से? देखिए, सबसे पहले हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लेते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो रजिस्ट्रेशन के दौरान उनके स्वास्थ्य जांच होगी, यानी उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और जब लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि जो होटल व्यवसायी है वो कई गुना दाम बढ़ा देते हैं, इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं और आगे आने वाले समय में बोर्ड भी चस्पा किए जाएंगे। यानी अगर किसी तरह की लूट या फिर किसी तरह का ओवर रेट श्रद्धालुओं से लिया जाता है तो उसके लिए एक टीम गठित की जाएगी, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। उसके बाद इस तरह की लूट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब हरिद्वार से लोग चलते हैं, ऋषिकेश से लोग चलते हैं, तो क्योंकि
चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है और ऋषिकेश और हरिद्वार से ही यात्रा की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हरिद्वार में भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जब यात्रा पीक पर होती है तो जो होटल व्यवसाय होते हैं, होटल व्यवसाय करने वाले व्यापारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो रूम रेंट है वो बढ़ा देते हैं। इसको लेकर अब जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं। हालांकि इस तरह की शिकायत मिलने के बाद उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को प्रमोशन मिल गया है। आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। धामी सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाया है। देहरादून में सीएम धामी से आनंद वर्धन ने मुलाकात की है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। नियुक्ति उन्हें मिली है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल वर्तमान सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य में सीनियर अधिकारी होने की वजह से उनका चुनाव लगभग तय ही माना जा रहा था, जिस पर आज राज्य सरकार ने मोहर लगा दी। उत्तराखंड में फिर से सुलग रहा है पहाड़ मैदान का मुद्दा। यूकेडी के 2 नेताओं को पुलिस ने जेल भेजा है। यूकेडी नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के खिलाफ कार्रवाई हुई। यूकेडी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापार संघ के साथ एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन कर दोनों को रिहा करने की मांग की गई है। नेताओं की रिहाई न होने पर उग्र आंदोलन की भी बात कही गई। दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर से पहाड़ी मैदानी का मुद्दा सुलगने लगा है, जिससे शहर का माहौल और आबो हवा बिगड़ती जा रही है। पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और अब होटल व्यवसाय को धमकाने के बाद जेल गए उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं की रिहाई की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ व्यापारी संघ व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से मिलकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं यूकेडी ने आज एसएसपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस पर व्यापारियों के दबाव में आशुतोष नेगी और आशीष नेगी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए रिहा करने की मांग की, जिसके बाद एसपी देहात से मुलाकात भी की। वहीं यूकेडी कार्यकर्ता का कहना है कि अगर दोनों की रिहाई नहीं की जाती है तो प्रदेश भर में आंदोलन करते हम नजर आएंगे। झूठे मुकदमे, झूठे हम इसलिए कह रहे हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस उस पे मुकदमा हुआ है, जिसने ये मुकदमा किया है पिरामिड कैफे, उस दिन वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। 1,07,000 रुपए वहाँ से आए और वो लोगों की सैलरी ही थी। तो जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस के सामने या तो पुलिस ने क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया। इतनी कमजोर हमारे राज्य की पुलिस हो गई है कि उनके सामने कोई भी जबरन वसूली कर रहा है। इतने टाइम बाद आके आप एकदम से उन्हें, और कल सुबह ही उन्हें उठाया नहीं गया। परसों रात से पुलिस उनकी दबिश में लगी हुई थी। कई होटलों में छान किया है पुलिस ने, और जैसे ही वो सुबह अपने घर आए पुलिस उन्हें वहां से लेके गई। तो ये साफ साफ साजिश है उनको उठाने की, कि उन्हें पता है कि ये अपने समाज के लिए स्पष्ट है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं। हमारी मांग है ये झूठे मुकदमे रद्द किए जाए। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल पूरे होने पर राज्य में मनाया जा रहा है जश्न। विकास नगर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह ने शिरकत की। बीजेपी के विधायक हैं और सरकार की उपलब्धियों को भी इस दरमियान उन्होंने गिनाया। उत्तराखंड की धामी सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर विकास नगर में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विकास नगर के बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने धामी सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया है। इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक प्रशासक जसविंदर सिंह बिट्टू, बीजेपी जिला अध्यक्ष मित्ता सिंह, एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास नगर भास्कर लाल, तमाम अलग विभागों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। शिविर में समाज कल्याण, तहसील, खदान, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, जल संस्थान सहित कुल 38 विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों ने
पीड़ितों की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में आए गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत किट भी वितरित की गई। शानदार उपलब्धि रही है। कई सेक्टर्स में हमने बेंचमार्क सेट किया और आज का जो बहुउद्देशीय शिविर है ये बहुत ही सफल बहुउद्देशीय शिविर साबित हुआ। यहाँ पे लगभग 50 लोगों के विकलांगजनों के सर्टिफिकेट बन गए हाथों हाथ। अभी बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स बन गए। बहुत सारे लोगों के दूसरी जो ग्रीवेंसेज उसका रिड्रेसल हो गया। और आपने देखा होगा वो संभव नहीं था। मैं 2-4 घंटे अभी और बोलता रहेगा तो भी पूरा नहीं हो सकता था। मैंने तमाम सारी उपलब्धियों का सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने जिक्र किया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में शैक्षणिक उन्नयन के लिए, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, खेती बागवानी को बढ़ाने के लिए, जनसाधारण का जनजीवन सुगम बनाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए। हल्द्वानी के भीमताल झील में युवकों का स्टंट, युवकों को खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ रहा है। पुलिस ने स्टंटबाज 4 युवकों का चालान काट दिया। झील में बोटिंग करते समय ये स्टंट कर रहे थे। चारों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नैनीताल में यातायात नियमों के उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में भीमताल पुलिस ने झील में स्टंट कर रहे 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। पुलिस ने उन्हें न केवल रोका बल्कि भविष्य में ऐसी हरकतें न करने न दोहराने की चेतावनी दी। दरअसल भीमताल झील में उत्तर प्रदेश से आए 4 युवक नाव पर खतरनाक स्टंट करने लग जाते हैं। नाव मालिक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया लेकिन वे नहीं मानते। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर युवकों को रोका और उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई भी की। पकड़े गए सभी युवक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रुड़की में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। 3 स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 30,000 रुपए का चालान भी काटा है। स्पा सेंटर संचालकों को सख्त हिदायत भी दी है। दरअसल रुड़की पुलिस ने स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन सिंह डोभाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का वार्षिक उत्सव बड़कोट उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम आधारित था। कार्यक्रम में पर्यावरण बचाओ के भी संदेश दिए गए। बड़कोट के राजीव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गगनानी बड़कोट में वार्षिक उत्सव मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथियों का सरस्वती वंदना से स्वागत किया। उसके बाद पर्यावरण बचाओ के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मतदान करना जरूरी है जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए गए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहती हैं, अगर आप एकाग्र बुद्धि से उस उद्देश्य के लिए रोज रोज थोड़ा सा करेंगे तो एक दिन आप जरूर अपने जो भी आप जीवन में पाना चाहती हैं उसमें सफल होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप कोई जैसे वो वकील बनी है या आप में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, या आप प्रधानमंत्री। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।